गुड मॉर्निंग शेरू, कैसे हो सारे सारे। आई होप सारे सारे अच्छे होंगे, अपनी 10th क्लास की तैयारी को ज़बरदस्त कर रहे होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा ना कि जो 10th क्लास है वो आपके सपनों की क्लास है। मतलब आप क्या बनना चाहते हो, क्या फील्ड लेना चाहते हो, वो सब डिपेंड करेगा आपके किस पे करेगा, 10th क्लास पे। अगर अच्छे परसेंटेज बनते तो आप हो सकता है थोड़े लॉजिकल सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा 10th क्लास का जो साइंस का पहला चैप्टर है ना अपना, विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि अपन चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे। तो अपन अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले, नाम क्या है इसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, भाई पहले चैप्टर का नाम तो क्लियर होना चाहिए ना कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले वर्ड क्लियर करेंगे अपन किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। और ये ध्यान रखना मैं आपको माइंड मैप से पढ़ाऊंगा। माइंड मैप का मतलब यहाँ पे एरो ब्रैकेट बना के ये सब कुछ समझा के आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। थ्योरी लेके नहीं चलेंगे, केवल माइंड मैप से पढ़ेंगे। अपन चैप्टर पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। तो आप ये बताओ जो दही बना क्या वो पुराना बना, नया बना ना। तो दही जो बना इसकी पहली क्या खास बात है कि एक तो ये नया पदार्थ है, दूसरा दही जो होता है दूध के गुणधर्म अलग होते हैं, दही के गुणधर्म अलग होते हैं। इसका मतलब दही जो है वो नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त होता है। भाई नया पदार्थ तो नए गुणधर्म, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह परिक्रम जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त हो, क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या डेफिनेशन लिख दूंगा रासायनिक अभिक्रिया की, वह परिक्रम जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त होता है। नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त होता है, क्या कहलाएगा सर, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त हो, नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं। भाई आपने दूध लिया तभी तो दही मिला ना। तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। पहला होता है अभिकारक पक्ष, एक कौन होता है, अभिकारक पक्ष, और एक कौन होता है अपने पास, उत्पाद पक्ष। अभिकारक पक्ष, उत्पाद पक्ष। अभिकारक पक्ष जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। इसी को क्या कहा जाता है, क्रियाकारक कहा जाता है। और जो उत्पाद पक्ष होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रियाफल। तो आप बताओ मैंने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझना ना तो एक उदाहरण ध्यान रखना, दूध और दही का। दही बन रहा है, नया बन रहा है, नए गुणधर्म आ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक और उत्पाद इनको समझने के लिए दूध और दही का अपन को यूज़ करना है। आप बताओ दूध अगर आप नहीं लेते तो दही बन जाता है क्या, भाई आपने दूध लिया तभी तो दही बना ना। मतलब अगर दूध पार्टिसिपेट नहीं करता, दूध रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तो दही बनता है क्या, नहीं बनता ना। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही क्या कहलाएगा, अभिकारक या उत्क्रियाकारक कहलाएगा, ठीक है ना। तो अभिकारक किसे कह देंगे, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक पक्ष की बात नहीं कर रहा, अभिकारक की बात कर रहा हूं अभी, कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। और अभिकारक कोई क्रियाकारक कहा जाता है, और जिस पक्ष में ये लिखे जाते हैं उसे अभिकारक पक्ष कह देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये सामान्यतः किधर लिखे जाएंगे, तो ये हमेशा बाएं ओर लिखे जाते हैं। अभिकारक पक्ष हमेशा किधर रहेगा, बाएं पक्ष में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पाद पक्ष की। दूध लिया, दूध से बना क्या, दही बना, रिजल्ट क्या मिला, दही मिला। तो ध्यान रखना
दही बनने के बाद अपनी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ खत्म हो गई थी ना भाई, दूध से दही बन गया, दही बनते अपनी रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गई। अब ऐसा तो है नहीं दही को आप पड़े रखोगे या रखा हुआ रखोगे तो ये और कुछ नया पदार्थ, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो खराब ही होगा फिर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो गई और समाप्त होने पर अपन को दही मिला, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। जो कब प्राप्त होगा, रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और उत्पाद को क्रियाफल कहते हैं, और जिस पक्ष में ये लिखे जाते हैं, जिस तरफ ये लिखे जाते हैं उस उत्पाद पक्ष या क्रियाफल कहते हैं। और ये सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पक्ष में लिखा जाएगा, दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। ये कौन से पक्ष में लिखा जाएगा सर, दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, क्लियर है। इसी को और समझाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, इन तीनों को और बेटर समझाने के लिए आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है मैग्नीशियम रिब्बन का। किसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिब्बन का वायु में दहन, मैग्नीशियम रिब्बन का वायु में दहन। अब आपको पता है हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो दहन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्लियर करते हैं। दहन, दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। अब कोई भी पदार्थ कब जलेगा, अब कोई भी पदार्थ कब जलेगा, तो ध्यान रखना जब उसकी क्रिया किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से। तो ये वर्ड बिल्कुल क्लियर कर लेना कि दहन किसे कहते हैं, जिसकी क्रिया, दहन का मतलब क्या होगा, किसी की भी क्रिया कोई भी हो उसकी क्रिया किससे करानी है, O2 से। O2 यानी ऑक्सीजन से भी क्रिया, O2 से अभिक्रिया क्या कहलाएगी, दहन कहलाएगी। O2 से अभिक्रिया क्या कहलाएगी सर, दहन कहलाएगी। क्लियर है ये चीज। अब आपके किताब में इन तीनों को बेटर समझाने के लिए, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया, इनको समझाने के लिए मैग्नीशियम रिब्बन का दहन समझाया गया। किसका दहन समझाया गया, मैग्नीशियम रिब्बन का। टॉपिक यहाँ पे अपने पास आएगा मैग्नीशियम रिब्बन का दहन। अब मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, इसका दहन करना है। दहन का मतलब इसकी क्रिया किससे करवानी है, ऑक्सीजन से, क्योंकि दहन का मतलब क्या होता है, किसी की भी क्रिया किससे करवाना, ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझा देता हूँ, आपने जो मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो मैग्नीशियम होता है वो एक ठोस होता है, मतलब एक ठोस धातु की तरह होता है, ठोस होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो ठोस होता है। और यहाँ पे MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये श्वेत पाउडर के रूप में मिलता है, सफेद पाउडर का चूर्ण। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में मिलता है, पाउडर के रूप में मिलता है। और कौन से पाउडर के रूप में, श्वेत पाउडर मिलता है, या श्वेत चूर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों ने जब अभिक्रिया में भाग लिया तभी तो अपन को उत्पाद रिजल्ट मिला ना। तो ध्यान रखना ये वाले जो हो जाएंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हो जाएगा अपना अभिकारक पक्ष, अभिकारक पक्ष। और रिजल्ट क्या मिला, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद रंग का पाउडर होता है। ये अपना क्या हो गया, उत्पाद पक्ष हो गया। ये कौन सा पक्ष हो गया शेरो, उत्पाद पक्ष हो गया। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिब्बन का दहन जब वायु में कराया जाता है तो हमें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि सफेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है ना, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब कि क्या है। तो ध्यान रखना जब भी मैग्नीशियम रिब्बन को जलाया जाता है, जलाया जाने का मतलब जब भी उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, उससे पहले उसको रगड़कर रेगमाल से, जो रेजमाल होता है ना, रेजमाल क्या होता है, जैसे कभी दिवाली पे पेंट करते हैं तो गेट जो होते हैं, अपने गेट होते हैं, खिड़की होती है, उनको अपने खुरदरे पेपर से रगड़ के साफ करता है। तो जो खुरदरा पेपर होता है ना, उसी को रेगमाल या रेजमाल बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है अपने तुम्हारे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, मतलब पूरी 10th क्लास का पहला क्वेश्चन जो बनता है, अधिकतर चांसेस है कि मैग्नीशियम रिब्बन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। अब इससे पहले एक बार मैग्नीशियम के जो गुणधर्म है ना वो देख लेते हैं कि मैग्नीशियम की क्या क्या खास बात होती है। पहला, मैग्नीशियम जो होता है वो एक क्रियाशील धातु है। वो कौन सी धातु है, एक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। दूसरा, क्रियाशील का मतलब होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो जो मैग्नीशियम रिब्बन होगा वो क्या है सर, एकदम क्रियाशील धातु है। अब इतना क्रियाशील है,
ये मैग्नीशियम इतना क्रियाशील है कि ये वायु में उपस्थित कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कार्बोनेट से भी क्या कर लेता है, कार्बोनेट से क्रिया करता है। और जो मैग्नीशियम किससे, कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो MgCO3 का होल ट्वाइस बना लेता है, MgCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम जब वायु में उपस्थित कार्बोनेट से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। अब आओ क्वेश्चन मेरे पास जो है वो लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन अपने पास है, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, अब जलाने का मतलब दहन, कुछ भी लिख सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। तो देखते हैं, मैंने आपको भी कहा था मैग्नीशियम क्या है, एक क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु है तो ये वायु में उपस्थित कार्बोनेट से भी क्रिया करेगा, वायु में उपस्थित कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट, वायु में उपस्थित कार्बोनेट से भी क्रिया करेगा। और कार्बोनेट से क्रिया करके ये क्या बना लेगा, MgCO3 का होल ट्वाइस, MgCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या खास बात है कि ये मैग्नीशियम के चारों तरफ चिपक जाता है, मैग्नीशियम के चारों ओर चिपक जाता है, या चारों ओर एक परत बना देता है, चारों ओर एक परत बना लेता है। भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, क्यों करता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील तत्व है। अब ये वायु में उपस्थित कार्बोनेट से क्रिया करके एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या खास बात होती है कि ये मैग्नीशियम के चारों तरफ परत बना लेता है, एक मोटी परत बना लेता है। ठीक है, इसको और चित्र से समझते हैं। मैंने कहा सपोज ये मैग्नीशियम है अपना, सपोज ये कौन है अपना, मैग्नीशियम है, और ये वायु में उपस्थित किससे क्रिया करेगा, कार्बोनेट से। वायु में उपस्थित कार्बोनेट जैसे CO3 हो गया। अब जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ये इसके चारों तरफ क्या बना लेता है, एक मोटी परत बना लेता है। ये जो परत है ये किसकी है, MgCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट के चारों तरफ एक मोटी परत बना लेता है। अब आपको पता है हमें ऑक्सीजन की क्रिया करानी है, मतलब ऑक्सीजन रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन करना है, तो इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करानी पड़ेगी, किसकी, मैग्नीशियम की। तो अब देखो सपोज करो मैं अगर बिना रेगमाल से रगड़े इस परत को हटाए बिना ऑक्सीजन से क्रिया करूंगा तो मैग्नीशियम से तो क्रिया होगी नहीं ना, क्योंकि बीच में किसकी परत आ गई, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत आ गई। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम कार्बोनेट का दहन करने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर क्यों साफ किया जाता है, ताकि ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की रक्षी परत है ये इस जगह से हट जाए, ये हट जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन की क्रिया किससे हो जाएगी, मैग्नीशियम से हो जाएगी, और अपन को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जो अपन को चाहिए, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है या अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जो वायु में उपस्थित कार्बोनेट से क्रिया करके, वायु में उपस्थित कार्बोनेट से क्रिया करके MgCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक मोटी परत बना लेता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मोटी परत बना लेता है, अतः मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने के लिए इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत है वो हट जाए, साथ ही साथ जो मैग्नीशियम की सतह है वो खुरदरी हो जाए। और जब सतह खुरदरी हो जाएगी तो इसकी अभिक्रिया की जो गति है वो भी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। भाई चिकनी सतह को जलने में समय लगता है, खुरदरी हो जाएगी ना रगड़ेंगे, तो इसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो भी तेज बढ़ जाएगी। तो दो कारण है, पहला मैग्नीशियम कार्बोनेट की रक्षी परत हटाने के लिए, दूसरा अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए, ताकि ये खुरदरी हो जाए तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये क्लियर था, ठीक है सर, पक्का, ओके। एक बार फटाफट देख लो क्या है क्या नहीं है, ये मैं समझा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलता हो, वह प्रक्रम जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलता हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया के दो आदमी होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक, दूध का ध्यान रखना, अगर दूध भाग नहीं लेता तो दही नहीं बनता ना, तो वह प्रक्रम जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाएगा, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर या पूर्णतः पर प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद।
अभिकारक पक्ष को क्रियाकारक भी कहा जाता है, उत्पाद पक्ष को क्रियाफल भी कहा जाता है, ठीक है। और अभिकारक जो पक्ष होता है वो हमेशा किस ओर लिखा जाता है, बाई ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद पक्ष होता है या जो क्रियाफल पक्ष होता है वो हमेशा अभिक्रिया में दाई ओर लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में दाई ओर लिखा जाता है, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, एक और डेफिनेशन आसानी से निकल के आई अपने पास। भाई आपने क्या कहा था, अभिकारक, अभिकारक के बाद हमें क्या मिल रहा था, उत्पाद मिल रहा था। तो अभिकारक से उत्पाद मिलना, अभिकारक से क्या मिलना, उत्पाद मिलना, ये भी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अरे ठीक है सर, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। और फिर अपन ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो MgO मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि स्वेट पाउडर होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की रक्षी परत को हटाने के लिए, दूसरा इसकी सतह को खुरदरी करके इसके वेग को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। किसके वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। ओके, एक बार आप रिवाइज कर लो क्या है क्या नहीं है, देख लो फटाफट। और कुछ पूछ लो तो कमेंट में डाल देना कि सर ये डेफिनेशन या ये वर्ड या ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको तुरंत क्लियर करवा दूंगा, ठीक है सर। कमेंट जरूर डाल देना। ओके, चले आगे। ओके, कर दे साफ इसको। देखते हैं। अब एक थोड़ा सा वर्ड है, छोटा सा एक टॉपिक आ गया आपके, मतलब चैप्टर के बीच में है ये टॉपिक, तो अपन को मैं भी क्लियर तो करना पड़ेगा ना, जो भी चैप्टर है जो भी टॉपिक है वो तो सारा क्लियर करना पड़ेगा अपन को। तो देखते हैं। तो अपना जो भी है, सबसे पहले एक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में कई परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं अपने, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें मुख्यतः कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं सर, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं अभिक्रिया में। परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा आता है सर, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को अपन ने दूध और दही के उदाहरण से याद करा, वैसे इनको भी उदाहरण से ध्यान रखेंगे। भौतिक परिवर्तन के लिए आपको एक अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि जल से क्या बनना, बर्फ बनना, ये उदाहरण ध्यान रखना। सॉरी, ये ध्यान रखना। और रासायनिक परिवर्तन में अपन ने जो पढ़ा, दूध से दही बनना, ठीक है सर। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, डेफिनेशन भी याद कर लेंगे और साथ के साथ अंतर भी होता हुआ चलेगा। भौतिक परिवर्तन, आपने जल से बर्फ बना, जल से बर्फ बना तो क्या बर्फ कोई नया पदार्थ है क्या, भाई बर्फ का जो सूत्र होता है वो भी H2O होता है और जल का जो सूत्र होता है वो भी H2O होता है। मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो इस परिवर्तन में क्या नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का उदाहरण ध्यान रखना, दही बना नया पदार्थ है, तो ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। अब जब कोई नया पदार्थ, भौतिक परिवर्तन में जब कोई नया पदार्थ ही नहीं बन रहा तो नए गुणधर्म आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ना नया पदार्थ बनता है ना नया गुणधर्म आता है। इसमें नया पदार्थ भी बन रहा है तो नए गुणधर्मों के साथ बनता है। दूसरा आप ध्यान रखना, आपने जल से बर्फ बनाया, ठीक है। अब बर्फ को वापस पिघला के जल बना सकते हो ना, बर्फ को पिघलाकर वापस आप क्या बना सकते हो, जल बना सकते हो ना। भाई जल से बर्फ बनाया, बर्फ से वापस जल बना देते हो। ऐसा तो है नहीं कि जल से आपने बर्फ बनाया तो बर्फ जो है वो 2 दिन बाद ही पिघलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये कैसा परिवर्तन होता है, एक अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है।
इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि दूध जल से बर्फ बन गया तो बर्फ ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ देखो दूध से दही बन गया तो दही ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दही में कुछ डाल देंगे सर दूध बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये जो परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन है। तो ये ध्यान रखना, अंतर भी साथ के साथ हो रहा है और अपनी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जल से बर्फ बनाओगे तो बर्फ को वापस पिघलाकर तुरंत जल बना सकते हो ना, मतलब अल्प समय में, कम समय में कर सकते हो ना। तो ध्यान रखना ये जो परिवर्तन होता है ये अल्प समय हेतु प्रभावी होता है, अल्प समय हेतु प्रभावी है, अल्प समय हेतु प्रभावी होते हैं। ठीक है, और ये जो परिवर्तन आता है दूध से दही, दही बन गया, अब दूध नहीं बन सकता मतलब लंबे समय तक दही बना रहेगा। तो ध्यान रखना ये परिवर्तन दीर्घ समय हेतु प्रभावी होते हैं। दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय हेतु, दीर्घ समय हेतु प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये 3 अंतर। और चौथा आप यहाँ पे लिख सकते हो, उदाहरण जल से बर्फ का बनना, उदाहरण दूध से दही का बनना। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं। अगर केवल मेरे को किताब वाले ने या एग्जामिनर ने कह दिया कि आप क्या करो कि भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन लिख दो, तो क्या लिख दोगे, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जो अस्थायी हो तथा जो अल्प समय हेतु प्रभावी होता है। जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जो अल्प समय हेतु प्रभावी हो तथा जो अस्थायी हो, क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। फिर अगला वर्ड आता है रासायनिक परिवर्तन, अगली डेफिनेशन है रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखोगे, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, स्थायी परिवर्तन होता है, जो स्थायी परिवर्तन होता है और क्या होता है, दीर्घ समय हेतु प्रभावी होता है, वो क्या कहलाएगा सर, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो आप इससे डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अंतर भी लिख सकते हो, पर ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जो होती है ना, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। ये थोड़ा सा बच्चों में दिक्कत रहती है कि सर मोमबत्ती जलेगी, सपोज आओ मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना जो है ना वो दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। क्यों क्यों सर, तो देखो मोमबत्ती जब जल रही है इसका मतलब O2 ग्रहण कर रही है ये, और छोड़ कौन रही है, CO2 गैस। भाई कोई भी चीज़ जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगी और CO2 छोड़ेगी। तो देखो यहाँ पे नई गैस बन रही है और नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब मोमबत्ती की जो ज्वाला जल रही है वो तो कौन सा परिवर्तन दर्शाएगी, अपन को रासायनिक परिवर्तन दर्शाएगी। अब देखो मोमबत्ती जलती तो मोम पिघलता है, मोम पिघल रहा है ना, मोम पिघल के वापस जम जाता है, मोम तो पिघला वापस जम गया। तो ये ध्यान रखना, मोमबत्ती की ज्वाला का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती की ज्वाला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि क्या, जो मोम का पिघलना है, मोमबत्ती में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है सर, भौतिक परिवर्तन है। अरे क्लियर है ये चीज़। तो मैं भी आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों वर्ड क्लियर हो गएंगे, क्या है क्या नहीं है वो सारा का सारा देखेंगे। अब अपना जो अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट चैप्टर में वो आता है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अगला टॉपिक कौन सा अपना, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अभिलक्षण, ठीक है। अब अभिलक्षण क्या होते हैं, लक्षण बात करते हैं। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया, क्या हो गया, पीलिया हो गया, तो अपन देखते हैं भाई पीलिया होता है तो पीलिया के अपने लक्षण होते हैं, नाखून पीले होता है, नाखून पीले हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्वाद नहीं आता, तो हमें पता चल जाता है कि उसे पीलिया हो गया क्योंकि ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, तो वे मतलब वे लक्षण जिनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है। पीलिया वाले लक्षण कौन कौन से, नाखून का पीला पड़ना, उनको देखकर हमें पता चलता है कि पीलिया हो गया। वैसे ही वे लक्षण जिनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाएंगे। तो वे लक्षण
जिनसे रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है। वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे पीलिया के लक्षण थे कि नाखून पीले पड़ना, जीभ का स्वाद चेंज होना, मतलब स्वाद नहीं आता, मुंह का रंग पीला हो जाता है, ये वो लक्षण है जिनसे पीलिया का पता चलता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो लक्षण होंगे ना जिनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया का पता चलेगा कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो इसका पहला आता है, पहला ध्यान रखना है, गैसों का निकलना, गैसों का निकलना। दूसरा, तापमान में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना। तीसरा, इसी के अंदर आप ध्यान रख लेना, स्वाद में परिवर्तन होना। चौथा आप ध्यान रखना, गंध में परिवर्तन होना। पांचवा आप ध्यान रखना, रंग में परिवर्तन होना। छठा आप ध्यान रखना, अवस्था का परिवर्तन होना, अवस्था का परिवर्तन होना। और सातवां ध्यान रखना, वो रखना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। सर ये अवक्षेप क्या होता है? तो कभी मिट्टी को पानी में घोला होगा ना, मिट्टी को पानी में घोलते हो तो थोड़ी देर बाद में मिट्टी नीचे बैठ जाती है, घुलती नहीं है, तो जो घुलता नहीं है वो तली में बैठ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अवक्षेप। तो ये अघुलनशील पदार्थ होता है। ये होता कौन है सर? तो ये अघुलनशील पदार्थ होता है। अवक्षेप कौन होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है जो बर्तन या बीकर की तली में बैठता है, जो बीकर की तली में जमा हो जाता है, बीकर की तली में जमा हो जाता है। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखना। ये था अपना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। सपोज करो कहीं पे गैस निकल रही है, कहीं पे तापमान में परिवर्तन हो गया, ठंडा था गर्म हो गया, गर्म था तो ठंडा हो गया, या हो सकता है उसका स्वाद चेंज हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और है। हो सकता है उसके गंध में परिवर्तन हो गया, खुशबू अच्छी आने लग गई या खराब आने लग गई। हो सकता है उसका रंग परिवर्तन हो गया, पहले ब्लैक था या यूँ मान सकते हो पहले भूरा था, भूरे से नीला हो गया। ठीक है, फिर आता है अवस्था परिवर्तन, जैसे पहले ठोस था, ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस बन गया। ठीक है, और फिर अगर आता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब कि कोई अघुलनशील पदार्थ बन गया। तो अगर ये कहीं पे दिख जाए ना तो मैं वहाँ पे सीधा सीधा क्या कह दूंगा कि वहाँ पे किसी ना किसी तरह के क्या हुई है सर? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अरे क्लियर ये चीज़? ओके। अब रासायनिक अभिक्रिया ये पूरा पढ़ लिया अपन ने। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो अल्प समय हेतु प्रभावी हो, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता हो। ठीक है, और क्या था? सॉरी, भौतिक परिवर्तन तो वह परिवर्तन जो अल्प समय हेतु प्रभावी हो, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता और जो अस्थायी होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जो दीर्घ समय हेतु प्रभावी होता है, तथा जो स्थायी परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। रासायनिक परिवर्तन में दूध और दही का ध्यान रखोगे उदाहरण, भौतिक परिवर्तन में जल और बर्फ का ध्यान रखोगे। फिर इसके जस्ट बाद अपन ने पढ़ा कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? तो ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती में जो ज्वाला जलती है उसमें तो गैसें नहीं बनती है, जैसे O2 ग्रहण करती है, CO2 बन रही है, तो वहाँ पे नया पदार्थ यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ बन रही है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना, जो मोम जलती है तो मोम पिघलता है ना नीचे से, तो मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और इसके जस्ट बाद में पढ़ने पड़ा रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, तो वह लक्षण जिनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता चलता है वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। दैट्स क्लियर। ओके, चलते आगे। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और बाकी है ना सबको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। हमारे रिटर्न नोट्स हम इसके साथ अटैच कर देंगे वीडियो के साथ। अगर ना होते, वीडियो के साथ अटैच नहीं होते तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मुझे रिटर्न नोट्स चाहिए, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं।
ओके, अगला। अब अगली जो वर्ड आती है वो अपने पास जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। आपको पता है अपने चैप्टर का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया वर्ड को अपन क्लियर कर चुके हैं, बात करेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी धातु होती है, जितनी भी अधातु होती है, या जितने भी यौगिक होते हैं, उनको उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। सर समझ नहीं आया, देखो मैंने कहा, पढ़ा था नहीं उदाहरण कि मैग्नीशियम जब किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो हमें क्या देगा सर, ये जो क्या इसको बोलते हैं गिव्स, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक तत्व है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक यौगिक है। तत्व, धातु, यौगिक, ठीक है। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg+। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। तो यही क्या कहलाएगी, अपनी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। क्या सर, ये देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित धातु, तत्व और यौगिक को जब उनके तत्वों के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया, उनको किन के माध्यम से व्यक्त किया गया, उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया। वापस रिपीट करता हूँ कि मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक तत्व है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक यौगिक है। तो जब हमने इन तीनों को उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया, मैग्नीशियम को Mg का प्रतीक होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक MgO होता है। तो जब हमने तत्व, यौगिक, धातु, अधातु उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, एक रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो क्या लिख दोगे, तत्वों अथवा यौगिकों को उनके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की विधि या करने पर प्राप्त जो होता है उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, टाइप ऑफ रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शंस। तो पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरी यहाँ पे आती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरी कौन आएगी शेरो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ध्यान रखना, समीकरण को, जो रासायनिक समीकरण होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित और संतुलित और असंतुलित को पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक नियम पढ़ते हैं जो कि आप शायद 9th क्लास 8th क्लास में बड़े बेटर तरीके से पढ़ के आए हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किस नियम की बात कर रहा हूँ मैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो अपन बचपन से पढ़ते आए कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान है यहाँ पे मतलब भार, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। यही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा। अरे ठीक है सर, समझ नहीं आया भाई। देखो अगर आप 5 किलो दूध ले रहे हो तो दही जो मिलेगा वो 6 किलो 8 किलो 10 किलो थोड़ी मिलेगा। 5 किलो दूध तो 5 किलो दही मिलेगा। मतलब जितना है उतना को उतना, ना तो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। जितना वजन आपने लिया आपको उतना ही वजन वजन मिलेगा। इससे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब अपने पास आता है सर यहाँ पे ये क्यों पढ़ा है, अभी समझाएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आपको पता है तत्व किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से। तो ये ध्यान रखना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो अभिकारक पक्ष, अब तो क्लियर कर दिया ना अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या
अभिकारक पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद पक्ष में, उत्पाद पक्ष पे क्लियर हो गया, उत्पाद पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के अगर अभिकारक पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, संतुलित का मतलब क्या होता है आप ये बताओ, संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस, दोनों तरफ का वजन बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कह देंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, तो उसे अपन क्या कह देंगे, उसे कह देंगे सर संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक पक्ष में तत्व परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, उसे क्या कह देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कह देंगे, तो इसमें ध्यान रखना, अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या, और इधर ध्यान रखना उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या। तो असंतुलित, अनबैलेंस, जो बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या के क्या नहीं हो सर, बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अरे क्लियर है, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके क्यों लिखा जाता है, जो क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन अपना, जिसके लिए अपन ने ये सब फालतू किया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके क्यों लिखा जाता है, संतुलित करके क्यों लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया, साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर जितने भी समीकरण है, जितने भी समीकरण जो उत्पन्न हुई है, जो बनाई गई है या जो बनाई जाएगी, जितनी भी समीकरण है, वो सब कौन से नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगी। ये रूल है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का अगर वो समीकरण पालन नहीं करती तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साइंस के अंदर अगर किसी समीकरण को रहना है तो उसको किसका पालन करना पड़ेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे आदमियों की संख्या बराबर तो इनका वजन भी बराबर होगा, यहाँ आदमियों की संख्या अलग अलग तो वजन भी क्या होगा, अलग होगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है वो तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, परंतु जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करके लिखा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण करके लिखा जाता है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपने द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या कर सके, पालन कर सके। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट अपन कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।